चलिए आज एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिनका नाम तो हम सब जानते हैं, पर शायद उनकी सोच को, उनकी फिलॉसफी को उतनी गहराई से नहीं समझते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। टैगोर का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? यही तस्वीर है ना। नोबेल पुरस्कार विजेता, एक राष्ट्रनायक, साहित्य के लिए नोबेल जीतने वाले पहले गैर यूरोपियन। और हाँ, ये भी तो है एक ऐसी उपलब्धि जो शायद ही किसी और के नाम हो। उन्होंने सिर्फ भारत का राष्ट्रगान जनगण मन ही नहीं लिखा, बल्कि बांग्लादेश का आमार शोनार बांग्ला भी उन्हीं की कलम से निकला है। पर यहीं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक इंसान जिसने दो दो देशों को उनके राष्ट्रगान दिए, क्या वो खुद को उस पारंपरिक अर्थ में देशभक्त मानते थे जैसा हम आजकल समझते हैं? चलिए इसी को जरा खंगालते हैं। देखिए, टैगोर के विचारों को समझने के लिए ना पहले उनकी जिंदगी के कुछ जरूरी पलों को देखना होगा, क्योंकि वहीं से उनके सिद्धांत बने, उनके प्रिंसिपल्स ने आकार लिया। और ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि उनके उसूल सिर्फ कागज पर नहीं थे। सोचिए, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, पूरी दुनिया में नाम हो जाता है। लेकिन बस 6 साल बाद 1919 में जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार होता है और वो बिना सोचे ब्रिटिश सरकार से मिली सर की उपाधि लौटा देते हैं। इससे पता चलता है कि उनके लिए अपने सिद्धांत कितने मायने रखते थे। तो अब आते हैं उनके आज़ादी के कॉन्सेप्ट पर, फ्रीडम। टैगोर के लिए ना स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी यानी अंग्रेजों से आज़ादी तक सीमित नहीं था। नहीं, उनकी सोच इससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया, सृजनात्मक स्वतंत्रता। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये आज़ादी व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक है। ये तभी मिलती है जब पूरा समाज एक दूसरे के साथ सद्भाव में अच्छे रिश्ते बनाकर रहता है। तो ये एक तरह की सामाजिक और आध्यात्मिक यात्रा है। उनके लिए गुलामी, चाहे वो राजनीतिक हो या मानसिक, इंसान के अंदर की रोशनी को, उसके दिव्य प्रकाश को कम कर देती है। ये लाइन कितनी खूबसूरती से बताती है कि वो आज़ादी को इंसान की आत्मा के विकास के लिए कितना ज़रूरी समझते थे। तो सवाल है, ये आज़ादी हासिल कैसे हो? उन्होंने इसके लिए 4 चरण बताए। पहला, अपने आप को, अपनी शख्सियत को पूरा करना। फिर अपने मैं से, अपने अहंकार से ऊपर उठकर समाज से जुड़ना। उसके बाद समाज से भी आगे बढ़कर पूरी दुनिया से एक हो जाना। और आखिर में इस दुनिया से भी परे, उस अनंत में, उस इन्फिनिटी में मिल जाना। ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। मतलब साफ है, टैगोर कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते। वो कोई तोहफा नहीं है, उन्हें कमाना पड़ता है, अपनी काबिलियत से, अपने कामों से हासिल करना पड़ता है। ओके, अब आते हैं उनके एक ऐसे विचार पर जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है और जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, और वो है राष्ट्रवाद पर उनकी आलोचना। टैगोर ने राष्ट्रवाद के खतरों को बहुत पहले ही देख लिया था। उनका साफ कहना था कि जब राष्ट्रवाद हद से ज्यादा बढ़ जाता है, उग्र हो जाता है, तो वो एक सामूहिक अहंकार पैदा करता है, और इसी अहंकार से निकलता है साम्राज्यवाद और फिर युद्ध। उनके लिए प्रथम विश्व युद्ध इसी आक्रामक राष्ट्रवाद का एक सीधा भयानक नतीजा था। उन्होंने पहले विश्व युद्ध को एक दंडात्मक युद्ध कहा, एक प्यूनिटिव वॉर, जैसे ये इंसानियत को उसकी गलती की सजा मिल रही हो। इस एक वाक्य से उनका दुख, उनकी निराशा साफ झलकती है। तो यहाँ इन दो विचारों का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है उग्र राष्ट्रवाद, जिसका नतीजा है अहंकार, झगड़ा, लड़ाई, और दूसरी तरफ है टैगोर का आइडिया, जिसे संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद कहते हैं, जिसका फोकस है वैश्विक सद्भावना, सहयोग और अलग अलग संस्कृतियों का मिलन। और राष्ट्रवाद कैसे व्यक्तिगत पहचान को कुचल देता है, इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया, हाइड्रोलिक प्रेस। सोचिए, जैसे एक हाइड्रोलिक प्रेस हर चीज को दबाकर एक जैसा सपाट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही उग्र राष्ट्रवाद इंसान की अपनी पहचान, उसकी विविधता, सबको खत्म कर देता है। तो ठीक है, अगर राष्ट्रवाद नहीं तो फिर क्या? इसका जवाब टैगोर ने दिया, एक सार्वभौमिक मानवतावाद। एक ऐसी दुनिया जो राजनीति से नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे ऊंचे आदर्शों से जुड़ी हो। और उनका नजरिया किसी एक संस्कृति को खारिज करने का बिल्कुल नहीं था। वो पश्चिम को पूरी तरह से नकारने के सख्त खिलाफ थे। उल्टा, वो तो पूरब और पश्चिम
दोनों की सबसे अच्छी बातों को मिलाकर एक बेहतर इंसानियत बनाना चाहते थे। पश्चिमी संस्कृति की कई बातों के वो बहुत बड़े प्रशंसक थे, जैसे कि वहाँ का बुद्धिवाद, उनकी तर्कसंगत सोच, विज्ञान और मानवतावाद। उनका मानना था कि भारत को भी इन चीज़ों को जरूर अपनाना चाहिए। उनके इस पूरी फिलॉसफी को हम एक नाम दे सकते हैं, आध्यात्मिक मानवतावाद। ये उपनिषदों और महायान बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रेरित था। और इसका मूल विचार क्या है? यही कि इंसान का अंतिम लक्ष्य अपने छोटे से स्व के खोल से बाहर निकलकर पूरी इंसानियत के बड़े आसमान में शामिल होना है। अच्छा, राज्य या सरकार के बारे में उनके विचार भी बहुत साफ थे। वो मानते थे कि राज्य एक जरूरी चीज है, पर वो ये भी जानते थे कि अक्सर राज्य ही लोगों की आज़ादी छीनता है। इसलिए उनके हिसाब से सरकार का काम बस इतना होना चाहिए कि वो एक अच्छी, नैतिक जिंदगी जीने के रास्ते से रुकावटों को हटा दें, बस। तो आखिर में अगर हम टैगोर की पूरी फिलॉसफी का सार निकालें तो उनका सपना एक ऐसी दुनिया का था जो झंडों और सीमाओं में ना बटी हो, बल्कि एक ऐसी दुनिया जो इंसानियत के सबसे अच्छे विचारों से, सबसे अच्छी कला से, सबसे अच्छे ज्ञान से आपस में जुड़ी हो। और यहीं पर हम आज के लिए एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज जब दुनिया में फिर से नई नई दीवारें खड़ी हो रही हैं, नए विभाजन बन रहे हैं, तो ऐसे में टैगोर के मनुष्य के धर्म यानी रिलीजन ऑफ मैन के विचार से हम क्या सीख सकते हैं? एक बार सोचना ज़रूर।